माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर मुख्य न्यायाधीश जी के कोर्ट रूम में खुलेआम एक व्यक्ति जो वकील की ड्रेस पहने हुए है, उसने मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता मारने की कोशिश की। ये कोशिश आखिर उसने क्यों की? ये हिम्मत उसके पास आई कहाँ से? क्या वो किसी केवल एक व्यक्ति के ऊपर हमला है, या वो देश के संविधान के ऊपर हमला है, या इस देश के अंदर एक संदेश देने की कोशिश है? मुझे लगता है कि इस देश के अंदर जितने भी SC, ST, OBC माइनॉरिटी यानी वो बहुजन समाज के लोग जिनको हजारों साल तक मनुस्मृति के चलते शिक्षा से, संपत्ति से, व्यापार से और मानवता के दर्जे से वंचित रखा, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने उनको मानवता का दर्जा भी दिया और आगे बढ़ने के रास्ते भी बनाए। मैं समझता हूँ ये हमला उस मनवादी सोच जो मनुस्मृति से देश को चलाना चाहती है, वो मनवादी व्यवस्था और वो सोच जिसने अब की बार 400 पार का नारा दिया था और कहा था 400 पार दो तो संविधान बदलना है, ये मनवादी सोच इस देश के बहुजन समाज के खिलाफ है। ये वही मनवादी सोच है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा तोड़ते हैं, उस पर कालिक पोतते हैं। ये वही मनवादी सोच के लोग हैं जो मूंछ रखने पर हत्या कर देते हैं, एक दलित के घड़ा छूने पर हत्या कर देते हैं, एक दलित के मंदिर में घुसने पर हत्या कर देते हैं। ये वही लोग हैं जो लोग हमारे लोगों से शिक्षा को भी छीन रहे हैं और हमारे लोगों के ऊपर लगातार उनको पीटते हुए जान से मार देते हैं और उसकी वीडियो बनाकर वायरल करते हैं। ये वही लोग हैं जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटकर उनकी हत्या कर देते हैं। ये वही लोग हैं जो किसी युवा को जय भीम बोलने पर उसकी पिटाई करते हैं और पिटाई करके कहते हैं बोल जय श्री राम। ये वही लोग हैं जो किसी मुस्लिम की दाढ़ी नोचते हैं, उसकी टोपी उतारते हैं और उससे बोलते हैं जय श्री राम। ये वही लोग हैं जो दूसरे के घरों में फ्रिज खोल के कहते हैं ये गाय का मीट है। ये वही लोग हैं जो इंसानियत के दुश्मन हैं। ये लोग बेसिकली आतंकवादी हैं। चूँकि एक वकील के तौर पर जब मैं आतंकवाद की डेफिनेशन को पढ़ता हूँ, टेररिज्म की डेफिनेशन को पढ़ता हूँ, तो टेररिज्म का मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर किसी संप्रदाय में, किसी समूह में, देश के अंदर आतंक पैदा करने का माहौल बनाए, अपने कृत्य से आतंक पैदा करे, तो वो आतंकवादी की श्रेणी में आता है। तो जब खुलेआम किसी दलित की वो हत्या करते हैं, बुरी तरीके से मारते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं और फिर वीडियो को वायरल करते हैं, और किसी मुस्लिम की दाढ़ी नोचते हैं, टोपी उतारते हैं, पीटते हैं और बोलते हैं जय श्री राम, उसकी वीडियो भी बनाते हैं, वीडियो वायरल करते हैं, तो ये लोग वो हैं जो जिनका देश में संविधान में भरोसा नहीं है। जब बाबा साहेब का संविधान लागू होना था 1949 में, तो उन्होंने इस संविधान की प्रतियां जलाई थी। इन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जगह जगह बार बार अपमान किया। इन्होंने हिंदू कोड बिल को लागू करने के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। तो ये लोग, ये क्लियर सोच है। जूता फेंकने का मतलब है, चूँकि ये कहना चाहते हैं कि अगर दलित समाज के लोग, आदिवासी लोग, पिछड़े वर्गों के लोग देश के चाहे राष्ट्रपति बन जाए, चाहे देश में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन जाए, चाहे ये ब्यूरोक्रेट बन जाए, लेकिन उनकी नज़र में इस समाज के लोगों की औकात जूते से बढ़ के नहीं है। क्योंकि ये क्लियर, ये इन्होंने एक मानसिकता बना ली है कि कलम के माध्यम से, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इनको कलम दी, और महर्षि वाल्मीकि जी के हाथ में भी कलम और किताब है, हमारे महापुरुषों के हाथ में कलम और किताब है। ये क्लियर संदेश दे रहे हैं कि तुमने कलम हाथ में उठा ली है और तुम जज बनने लगे, डॉक्टर बनने लगे, इंजीनियर बनने लगे, साइंटिस्ट बनने लगे, प्रोफेसर बनने लगे। जिस रिजर्वेशन से तुम बने, हम उस रिजर्वेशन को ख़त्म कर देंगे। जिस स्कॉलरशिप से पढ़ के बढ़े, उस स्कॉलरशिप को ख़त्म कर देंगे। शिक्षा को महंगा करके आपके हाथ से फिर से शिक्षा छीन लेंगे। तुम्हारी औकात कुछ नहीं है, हम तुम्हें इंसान नहीं मानते, तो तुम्हें कलम नहीं, तुम्हारे हाथ में जूता होना चाहिए। तुम पहले भी जूते बनाते थे। तो ये जूता फेंक के पूरे इस देश के दलित समाज को, पूरे इस देश के वंचित समाज को उनके हाथ से कलम छीनकर उनके हाथ में जूता थमाना चाहते हैं। ये क्लियर कट साजिश है।
क्लियर कट संदेश है। ये केवल एक घटना मात्र नहीं है, ये वॉर अगेंस्ट नेशन है। दिस इज वॉर अगेंस्ट स्टेट। ये पूरे राज्य की खिलाफत है, सरकार की खिलाफत है, संविधान की खिलाफत है। ये वॉर अगेंस्ट कम्युनिटी है। दिस इज क्राइम अगेंस्ट कम्युनिटी, दिस इज क्राइम अगेंस्ट स्टेट। तो इस बात को समझने की जरूरत है, इसे हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। ये पूरे देश के अंदर आतंक पैदा करना चाहते हैं। बेशक से मुख्य न्यायाधीश महोदय ने, जस्टिस BR गवई साहब ने बेशक उसको माफ़ कर दिया हो, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, अगर कोई किसी की हत्या कर दे, जिसकी हत्या हुई है, अगर उसके घर वाले कहें ठीक है जी कोई बात नहीं, से माफ़ कर दो, क्या भारत का संविधान, क्या इंडियन पिनल कोड जो भारत की जो दंड संहिता जो बनी है, क्या वो ऐसे मामले में किसी को माफ़ी की इजाज़त देती है? कैसे मामलों में समझौते की इजाज़त देती है? अपराध स्टेट के अगेंस्ट हुआ है, अपराध पूरी कम्युनिटी के अगेंस्ट हुआ है। ये जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय के बाकी जजेस की है, ये जिम्मेदारी हाई कोर्ट के जजेस की है, उनको सुमोटो कार्रवाई करनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी मैं समझता हूँ पुलिस की भी है, दिल्ली पुलिस को खुद कार्रवाई करनी चाहिए। और जिस तरह वो आदमी आज फिर दोहरा रहा है, कह रहा है कि भगवान मेरे सपने में आए तो मैंने ये काम किया, अगर भगवान फिर से मुझे आदेश देंगे तो मैं फिर ये करते करूँगा। इसको मैं जोड़ना चाहूँगा अनिरुद्धाचार्य से। अनिरुद्धाचार्य ने पिछले दिनों बाकायदा कथा वाचन करते हुए बोला कि भगवान इनका सीना चीर देंगे। जस्टिस गवई जी के लिए बोला है। एक तरीके से वो अपने लोगों का संदेश दे रहे हैं, हमारे लोगों का सीना चीरने का संदेश दे रहे हैं, खुलेआम दे रहे हैं। और उसकी परिणति होती है कि एक आदमी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इंडिया के ऊपर जूता मारता है। तो ये कोई अनायास नहीं है, ये सोची समझी साजिश है। क्योंकि आपने पिछले दिनों देखा होगा, रिटायरमेंट के बाद जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ने कहा था कि जो बाबरी मस्जिद वाला केस है, मैं इसके बारे में मैं भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गया, मैंने उनको याद किया और उन्होंने जो मुझे इजाज़त दी, आदेश दिया, मैंने वो निर्णय दे दिया। यानी वो निर्णय कानून के हिसाब से नहीं है, वो निर्णय आस्था के आधार पे है। तो वो उन्हें तो भगवान जो बोलते हैं वो निर्णय दे देते हैं, भगवान बोलते हैं तो किसी की हत्या कर देते हैं, भगवान बोलते हैं तो किसी दलित के ऊपर जूता फेंक देते हैं, भगवान बोलते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी कोई हैसियत उनकी नज़र में नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो भगवान का सहारा लेकर आखिर वंचित वर्ग के लोगों के और बाबा साहेब के मानने वाले लोगों के ऊपर इस तरह हमला क्यों कर रहे हैं? क्या उनका भगवान दलित विरोधी है? क्या उनका भगवान मानवता विरोधी है? क्या उनका भगवान पिछड़ा विरोधी है? क्या उनका भगवान अल्पसंख्यक विरोधी है? इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। भगवान के नाम पर वो अपराध कर रहे हैं, खुलेआम अपराध कर रहे हैं, और उसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, कोई कार्रवाई नहीं। ऐसा लगता है जैसे केंद्र की सरकार का संरक्षण प्राप्त हो, और ये सब केंद्र की सरकार के संरक्षण में हो रहा है। और ये संघ के मुख्यालय को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि पूरे देश में जो आतंक का भय का माहौल पैदा किया गया है, ये कहीं ना कहीं संघ की सोची समझी साजिश है। चूँकि अभी तक भी संघ की तरफ से ऐसा कोई सख्त बयान नहीं आया, अभी तक भी केंद्र की सरकार की तरफ से कोई सख्त कार्रवाई का बयान नहीं आया। तो साथियों, मैं ये आपके सामने छोड़ता हूँ कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है। और ये संविधान के ऊपर जो हमला हो रहा है, ये पूरे समाज के ऊपर हमला हो रहा है, ये मुख्य न्यायाधीश के ऊपर हमला हो रहा है, ये हमला पूरे देश के खिलाफ है। और इसके बारे में अभी हमारे सिविल सोसाइटी के लोगों में मीटिंग हुई है, और आपके चैनल के माध्यम से उस मीटिंग के निर्णय को मैं आपके बताना चाहता हूं कि परसों 10 तारीख को शनिवार को सुबह 11 बजे पूरे देश के दलित वर्ग के लोग, वंचित वर्ग के लोग, मूल निवासी लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, अति पिछड़े वर्ग के लोग, माइनॉरिटी के लोग, सब लोग मिलकर देश की संविधान की रक्षा के लिए और देश के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर हुए इस हमले के खिलाफ, और जो आए दिन हमारे लोगों की जो हत्या की जा रही है, जैसे अभी हरिओम वाल्मीकि की हत्या हुई और उसकी वीडियो बनाकर उन्होंने खुद वायरल की, इसका मतलब वो संदेश है कि उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। वो न्यायालयों में भरोसा नहीं करते, वो पुलिस में भरोसा नहीं करते, वो खुद ही जज हैं, खुद ही पुलिस है, और ऑन द स्पॉट वो जजमेंट दे देते हैं, किसी को भी मार सकते हैं। तो इसमें सरकारों की चुप्पी, और सरकार किसकी है वो आप जानते हैं, उसकी सरकार जिसके नेतृत्व में पिछले 10 सालों का जो डाटा बता रहा है, अकेले उत्तर प्रदेश में होने वाले दलित उत्पीड़न का 26.2%
दलितों के ऊपर अत्याचार अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर है। और बीजेपी शासित 5 राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार, इन अकेले 5 स्टेट के अंदर पूरे देश में होने वाले दलित उत्पीड़न का 72% अकेले इन 5 राज्यों में। और यहाँ सब जगह बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार की तरफ से कहीं ठोस कार्रवाई नहीं होती, बल्कि उनका संरक्षण प्राप्त है। यहाँ तक एट्रोसिटी एक्ट में अगर मुकदमा दर्ज होता है तो थाने में जमानत देने लगे आजकल, या कोर्ट में पेश करते ही जमानत हो जाती है। तो इस तरीके से आपके सामने सवाल है, आने वाले इस 10 तारीख को, परसों शनिवार को सुबह 11 बजे पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर तमाम दलित, वंचित वर्ग के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, अति पिछड़े वर्ग के लोग, माइनॉरिटी के लोग, संविधान पसंद लोग और स्वर्ण जाति के भी वो लोग जो संविधान में भरोसा करते हैं, जो देश के अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय में भरोसा करते हैं, मानवता में भरोसा करते हैं। मेरी उनसे भी अपील है कि आप सब लोग भी संविधान की रक्षा के लिए साथ आइए। आने वाली 10 तारीख को सुबह 11 बजे पूरे देश के जिला मुख्यालयों पे हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। लेकिन मेरी अपील है, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई भी व्यक्ति संविधान के कानून के खिलाफ जाके काम नहीं करेगा। एकदम शांतिपूर्ण तरीके से होना है, क्योंकि इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ हम शांति से जवाब देंगे। हम लोग इनके उकसावे में नहीं आएंगे। शनिवार 11 तारीख को करेक्ट कर दीजिए, और परसों नहीं है, परसों के सॉरी ये जो प्रदर्शन करना है, ये 11 तारीख को सुबह 11 बजे, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, 11 तारीख को सुबह 11 बजे पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर ये प्रदर्शन होना शांतिपूर्वक तरीके से, और वो संविधान को बचाने के लिए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर होने वाले हमले के खिलाफ, हरिओम वाल्मीकि की हत्या के खिलाफ, और देश के अंदर जो दलित, पिछड़े, वंचित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटी और किसानों के खिलाफ जो जुल्म हो रहा है, उन सब के खिलाफ मिल के सब ने एकजुट होकर आने वाले 11 तारीख को सुबह 11 बजे अपने अपने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करना है। और दिल्ली के अंदर भी हम लोग डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड पर सुबह 11 बजे इकट्ठे होंगे, और दिल्ली के लोग अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड पर 11 बजे इकट्ठे होकर 11 तारीख को वहाँ से मार्च करते हुए हम सीधे संसद तक जाएंगे, और संसद पे जाकर हम लोग सरकार को अपना ज्ञापन देंगे। सीजीआई जस्टिस गवई पर जो हुआ है, वो आप एक समझिए कि ब्यूरोक्रेसी और मीडिया को टोटल कंट्रोल करने के बाद अब जुडिशरी पे कंट्रोल करने की साजिश है। मैं सीधे सीधे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। आप सोशल मीडिया के भाई लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया को किस तरीके से कब्जा किया गया, ये सब आप लोगों ने देखा। ब्यूरोक्रेसी में एक ही स्टेट के काडर के कितने लोग जो है प्रमुख पोजीशनों पे मौजूद हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की कार्रवाई किस तरीके से ऑपोजिशन के लोगों पे की जाती है, वो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी पे टोटल कंट्रोल है। जुडिशरी पे सीजीआई बीआर गवई की रिटायरमेंट नज़दीक है, 1 महीने बाद वो रिटायर हो रहे हैं। अगला जो चीफ जस्टिस आएगा वो किस तरीके के फैसले करेगा, इस पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। जस्टिस गवई को जब काम करने नहीं दिया जा रहा है तो और किसी को काम कैसे करने दिया जाएगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार माफ़ कीजिएगा, अम्बाला के आईपीएस अधिकारी ने खुदकुशी कर ली, क्योंकि उन्होंने डीजीपी के खिलाफ कंप्लेंट की थी कि डीजीपी जो है मुझे काम नहीं करने दे रहा है। पहले तो आपने उनको होमगार्ड पर नियुक्त किया, और उसके बाद उनकी पोस्टिंग और उनके रेम्युनरेशन को लेकर आपने उन पर पक्षपात किया। और जब उन्होंने कंप्लेंट की एसपी सिटी को अम्बाला में, तो वहाँ से होम मिनिस्ट्री को चिट्ठी जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती, और उसके बाद शुभ होकर वो इंसान जो है वो आत्महत्या कर लेता है। जब इस देश का आईपीएस अधिकारी जो एक स्पेसिफिक समाज से आता है उसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, सीजीआई गवाही पर जिस तरीके का अटैक होता है, तो आप समझ लीजिए कि हमारी और आपकी गिनती क्या है। दूसरी बात, आपने जूता की बात की। राहुल गांधी जूता बनाने वाले के यहाँ जाते हैं, उससे पूछते हैं कि जूता कैसे बनता है, उसको जाके एक यूनिट ला के देते हैं कि देखिए आपका काम जो है वो बड़ा मुश्किल वाला काम है और बहुत ही मेहनत वाला काम है, अगर इसको सही से किया जाए तो इसका एक्सपोर्ट किया जा सकता है। और यहाँ पर कुछ वर्ग के लोग जो है जूता उठाकर SC ST OBC समाज, वंचित समाज के लोगों पर चलाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि उनकी मानसिकता क्या है, उनके पीछे का वो क्या है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये बिल्कुल एक सोची समझी साजिश के तहत 6 अक्टूबर को जो हुआ, उसके बाद जिस तरीके से एक लड़के की रायबरेली में हत्या कर दी जाती है, वो रायबरेली जा रहा था बाराबंकी से। बाराबंकी में भी कांग्रेस पार्टी का MP है और रायबरेली में राहुल गांधी MP है। तो उसी क्षेत्र में ये क्यों हो रहा है,
इसका मतलब ये है कि जो बिहार इलेक्शन पर SC ST OBC एकजुट हो रहे हैं, केंद्र सरकार और बीजेपी सरकार के खिलाफ हो रहे हैं, नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ हो रहे हैं, उनको डराने धमकाने के लिए। और हिंदू कोड बिल की आपने बात की, हिंदू कोड बिल में महिलाओं के लिए क्या है, डॉक्टर BR अम्बेडकर को आप पढ़ें, 48 में 49 में उन्होंने कहा हिंदू कोड बिल महिला विरोधी है। महिलाओं के खिलाफ भी ये सरकार है। ये सिर्फ एक वर्ग के खिलाफ नहीं है, ये जेंडर के खिलाफ भी है, ये जाति के खिलाफ भी है। ये कोई भी काम जो है वो नहीं करने देना चाहती, क्योंकि वो सोचती है कि सब लोग जो है अपना अलग अलग है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। पिछले 3-4 दिन से जो इंसिडेंट हो रहे हैं, ये सोची समझी नियोजित तरीके से हैं। और आखिरी में मैं एक सवाल करूंगा, अगर CGI BR गवई की जगह कोई स्वर्ण वहां पे CGI होता और किसी दलित युवक ने कोट पहनकर काला अगर जूता उठाया होता, तो क्या वो CGI उनको छोड़ देता? सवाल ये खड़ा होता है। तो सब हमसे किसानों के साथ जो हुआ, कमेरों के साथ जो हुआ, मजदूरों के साथ जो हुआ, आज वंचित समाज के लोगों के साथ हो रहा है। तो ये सवाल खड़ा हो जाता है कि हम ही से क्यों बलि मांगी जाती है, हम ही को क्यों अपनी देशभक्ति बताने में जो है वो कहा जाता है कि आप प्रूव करिए कि आप देशभक्त हैं। क्या उन लोगों का कोई दारोमदार नहीं बनता अपनी देशभक्ति दिखाने का? तो इसीलिए अब किसान, कमेरे, मजदूर और वंचित समाज के लोगों को एकजुट होकर, सिविल सोसाइटी के लोगों से भी मेरा आग्रह है, एकजुट होकर इस प्रोग्राम को अटेंड करें, क्योंकि लड़ाई लंबी है। हो सकता है 2 साल चले, हो सकता है 4 साल चले। तो इसलिए मेरी सबसे गुजारिश है, इस प्रोग्राम में ज़रूर पहुँचें। हम अभी सभी किसान संगठनों से भी एक मीटिंग करके उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि सब लोग वहाँ पर उस मीटिंग में डॉक्टर अम्बेडकर भवन में पहुँचें।